नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सितंबर माह के दूसरे सप्ताह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस भारतीय फिल्म निर्देशक ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजोंटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, अनुपर्णा राय। ये जो ओरिजोंटी श्रेणी होती है, इसमें नई और स्वतंत्र फिल्मों को शामिल किया जाता है और इस बार का यह पुरस्कार सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए अनुपर्णा राय को दिया गया है और इस श्रेणी में यह इस बार एकमात्र भारतीय प्रविष्टि थी। इस फिल्म में मुंबई में रहने वाली 2 प्रवासी महिलाओं की कहानी दिखाई गई है और ये क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह पहली बार किसी भारतीय निर्देशक को प्राप्त हुआ है। दूसरा सवाल है, हाल ही में कौन सा भारतीय युद्धपोत पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुआ है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, INS कदमत। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, यह है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है पापुआ न्यू गिनी। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पड़ता है और पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। इस देश की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ 800 से अधिक स्थानीय भाषाएं बोली जाती है और इसके साथ यह विश्व में सबसे अधिक भाषाई विविधता वाला देश है। पहले यह देश ऑस्ट्रेलिया के अधीन हुआ करता था, लेकिन 16 सितंबर 1975 को इस देश को ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और यह देश 2025 में अपनी स्वतंत्रता का 50वां स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और इसी समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना ने अपना युद्धपोत INS कदमत को पोर्ट मोरेस्बी भेजा है। तो आप जब चीज़ों को इस तरह से लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद रहती है और एग्ज़ाम में आप आसानी से सही ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सिर्फ ध्यान से देखना और सुनना है, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दिया जाएगा। तीसरा सवाल है, एशिया कप 2025 पुरुष हॉकी में विजेता टीम कौन सी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। इस बार हॉकी एशिया कप का आयोजन बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसके फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 के अंतर से हरा दिया था। अगर हम हॉकी एशिया कप के शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी और भारत अब तक कुल 4 बार यह खिताब अपने नाम कर चुका है। सबसे पहले साल 2003 में, उसके बाद 2007, 2017 और अभी 2025 में। हॉकी एशिया कप जीतना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो भी टीम हॉकी एशिया कप जीतती है वह टीम हॉकी विश्व कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाती है। अगला जो हॉकी विश्व कप है वो 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा, जबकि पिछला हॉकी विश्व कप 2023 में भारत में खेला गया था। इसके मुकाबले भुवनेश्वर और राउरकेला में हुए थे और जर्मनी की टीम इसमें विजेता रही थी। चौथा सवाल है, किस खिलाड़ी को हराकर कार्लोस अल्काराज ने 2025 में US ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, जेनिक सिनर। इस बार 2025 में US ओपन के विजेता थे कार्लोस अल्काराज जो स्पेन से हैं और उप विजेता थे जेनिक सिनर जो इटली से हैं। यह जो टेनिस ग्रैंड स्लैम है, इससे संबंधित सवाल हर एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। किसी भी साल कुल 4 ग्रैंड स्लैम आयोजन होते हैं और इन चारों का नाम आपको इसी क्रम में याद रखना है क्योंकि किसी भी साल सबसे पहले जनवरी-फरवरी में आयोजित होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है और इसका प्रारंभ वर्ष 1905 से हुआ था। इसके बाद दूसरे नंबर पर मई-जून में आयोजित होती है फ्रेंच ओपन, जो फ्रांस के पेरिस में क्ले कोर्ट पर खेली जाती है। इसकी शुरुआत तो 1891 में हो चुकी थी, लेकिन 1925 में इसको ग्रैंड स्लैम में शामिल किया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है जून-जुलाई महीने में विंबलडन का आयोजन, जो इंग्लैंड के लंदन में ग्रास कोर्ट पर खेली जाती है और इसका प्रारंभ हुआ था 1877 में और इसके साथ ही यह सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम आयोजन का दर्जा इसको प्राप्त है। और सबसे आखिरी में अगस्त-सितंबर के महीने में होती है US ओपन, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हार्ड कोर्ट पर खेली जाती है और इसका प्रारंभ हुआ था 1881 में। पांचवा सवाल है, किस खिलाड़ी को हराकर आर्याना सबालेंका ने 2025 में US ओपन महिला एकल का खिताब जीता है?
तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, अमांडा अनिसिमोवा। इस बार 2025 में यूएस ओपन महिला एकल के विजेता हैं आरियाना सबालेंका, जो बेलारूस से हैं, और उप विजेता हैं अमांडा अनिसिमोवा, जो अमेरिका की खिलाड़ी हैं। आपको यूएस ओपन में इस बार 2 नाम याद रखना है। पुरुष एकल विजेता, जो पिछले सवाल में हमने देखा, कार्लोस अल्काराज, और महिला एकल विजेता में आप याद रखेंगे आरियाना सबालेंका। अगला सवाल है, हाल ही में 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, दुबई। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन इस बार संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात को शॉर्ट में यूएई भी कहा जाता है, और ये जो यूएई है ये 7 अमीरातों से मिलकर बना है, जिसकी राजधानी है अबू धाबी, और दुबई अबू धाबी के बाद इसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर या अमीरात है। इस यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व इस बार केंद्रीय सूचना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था, और इस आयोजन का उद्देश्य था वैश्विक डाक नेटवर्क को भारत की यूपीआई प्रणाली से जोड़ना, जिससे कि जो इंटरनेशनल मनी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको तेज़, सुरक्षित और सुलभ बनाया जा सके। इसके साथ ही आप याद रखिए, भारतीय डाक नेटवर्क 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के साथ विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ये हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिन्होंने हाल ही में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति पढ़ना, लिखना और समझदारी के साथ गणना करने की क्षमता हासिल कर लेता है तो उसे साक्षर कहा जाता है, और 2023 के उल्लास कार्यक्रम में पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया गया था, जिसके अनुसार जब भी कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 95% साक्षरता दर हासिल कर लेती है तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य मान लिया जाता है। इससे पहले भी 3 और राज्यों त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुके हैं, और ये जो हिमाचल प्रदेश है ये पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने वाला 4था राज्य है। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने भी 24 जून 2024 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। अगला सवाल है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। अभी कुछ समय पहले भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसके कारण 21 जुलाई 2025 से उपराष्ट्रपति का पद खाली था। यहाँ पे आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद 10 सितंबर 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और इसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए। उपराष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और इन्होंने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हरा दिया है। सीपी राधाकृष्णन जी का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी किस बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुई है? तो इसका जवाब है जापद 2025। इस बार इस जापद 2025 युद्ध अभ्यास का आयोजन 10 से 16 सितंबर के बीच रूस के निजनी में स्थित मुलिनो प्रशिक्षण मैदान में किया जा रहा है, और इस सैन्य अभ्यास में भारत ने 65 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल रूस भेजा है, जिसमें 57 सदस्य थल सेना से, 7 वायुसेना से और 1 नौसेना से शामिल है, और इसका नेतृत्व कुमायूं रेजिमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है विभिन्न हथियारों और सेवाओं का संतुलित परिचालन और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना। अगला सवाल है, ज्ञान भारतम पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, संस्कृति मंत्रालय। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम नाम से एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इस पहल के माध्यम से भारत के प्राचीन काल से लेकर अब तक जो विशाल पांडुलिपि विरासत है वो विभिन्न रूपों में बिखरी पड़ी हुई है, तो इस पहल के माध्यम से उसको संरक्षित करते हुए, एकत्रित करते हुए डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि ये पांडुलिपि क्या होती है। तो प्राचीन काल में जब लिखने के लिए कागज़ और प्रिंटर उपलब्ध नहीं होते थे, तो लोग अपने विभिन्न रचनाओं को ताड़पत्रों, भोजपत्रों या अन्य सतहों पर अपने हाथों से लिखते थे। तो ये पांडुलिपि एक हाथ से लिखा हुआ दस्तावेज है, जिसको हस्तप्रति या हस्तलेख भी कहा जाता है। यहाँ पे आप
कौटिल्य के अर्थशास्त्र की एक ताड़पत्र पांडुलिपि देख सकते हैं जो ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह। यह पुरस्कार पीवी नरसिम्हा राव स्मृति फाउंडेशन के द्वारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भारत के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी योगदान दिया है। और साल 2025 का यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने यह पुरस्कार नई दिल्ली में प्राप्त किया है। अब हम देख लेते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे और वे दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। पीवी नरसिम्हा राव को विशिष्ट पहचान उस समय मिली जब 1991 में भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इसी समय उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी। पीवी नरसिम्हा राव को साल 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला सवाल है, टाइम पत्रिका ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, तेजस्वी मनोज। ये हैं 17 वर्षीय भारतीय अमेरिकी तेजस्वी मनोज, जिन्हें टाइम पत्रिका ने 2025 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना है। अभी दिन ब दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो इन्हीं सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी मनोज ने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है शील्ड सीनियर्स। इस वेबसाइट के माध्यम से एआई के माध्यम से संदेशों की पहचान की जा सकेगी और सस्पेक्टेड होने पर उनकी रिपोर्टिंग भी की जा सकेगी। तेजस्वी मनोज को इससे पहले टाइम फॉर किड्स सर्विस स्टार का भी सम्मान दिया जा चुका है। अगला सवाल है, कौन सी ट्रेन भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, नमो भारत। यह है नमो भारत ट्रेन, जिसने हाल ही में 160 किलोमीटर पर आवर की उच्चतम गति हासिल करते हुए भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन बन गई है। दिल्ली से मेरठ के बीच जो 55 किलोमीटर लंबी रैपिड रोल ट्रांजिट सिस्टम का ट्रैक है, उस पर इसका सफल परीक्षण किया गया है और इस परीक्षण में इस ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटे की उच्चतम रफ्तार हासिल की है। इस ट्रेन का निर्माण फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम ने हैदराबाद स्थित अपने सेंटर में डिज़ाइन किया है और सांवली, गुजरात में इसका निर्माण हुआ है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। अब देख लेते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो ये बात है 14 सितंबर 1949 की, जब हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था और इस निर्णय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में शामिल किया गया। इसके अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया, लेकिन अब तक किसी भी भाषा को भारत के राष्ट्रीय भाषा होने का संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान रखिए, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसके बाद देख लेते हैं, पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जिसमें से हिंदी एक प्रमुख भाषा है। अगला सवाल है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान। इस बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 21 सितंबर 2025 तक जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है, जिसमें इस बार भारत ने 19 खिलाड़ियों का दल भेजा है, जिसमें 14 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। इस दल में भारत के प्रमुख खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और अनिमेश कुजूर शामिल हैं। नीरज चोपड़ा जो प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी हैं और अनिमेश कुजूर धावक हैं। अनिमेश कुजूर ने इस बार 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। यह जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, यह ओलंपिक के बाद एथलेटिक्स की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है और इस प्रतिस्पर्धा में भारत ने अब तक केवल 3 पदक ही अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे पहला पदक अंजू बॉबी जॉर्ज ने लॉन्ग जंप में पेरिस 2003 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा अन्य 2 पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में अर्जित किया है, जिसमें से पहला 2022 में सिल्वर मेडल और 2023 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आज के इस वीडियो का अंतिम सवाल है, भारत द्वारा शुरू किया गया
विश्व का प्रथम ऐतिहासिक तीनों सेनाओं के महिला जल यात्रा अभियान का क्या नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समुद्र प्रदक्षिणा। अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह जी के द्वारा इस जल यात्रा अभियान की आधिकारिक शुरुआत की गई है। इस अभियान की दो खास बातें हैं। पहली ये कि इसमें तीनों सेना भाग ले रहे हैं, और दूसरी, इसमें शामिल सभी 10 अधिकारी महिला हैं। इन सभी 10 अधिकारियों द्वारा 26,000 समुद्री मील की यात्रा प्रारंभ की गई है। इस अभियान को समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है, और यह दुनिया में इस तरह की पहली त्रिसेवा यात्रा है। इसके साथ ही इस अभियान की शुरुआत मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय नौसेना के नौकायान IASV त्रिवेणी के द्वारा शुरू की गई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही सभी इम्पोर्टेंट्स नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।